हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MHS एजुकेशन में। तो आज हम लोग कंटिन्यू करते हैं एंशिएंट हिस्ट्री के PYQ सीरीज़ को। तो PYQ सीरीज़ को चलते हुए आज हम लोग पढ़ते हैं मौर्य वंश के उत्तरोत्तर काल, लेट मौर्य डायनेस्टी के कुछ इम्पॉर्टेंट PYQ जो UPSC UPPSC RO में आए हुए हैं, जो विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पढ़ते हैं, पहला प्रश्न पढ़ते हैं। पहला प्रश्न क्या कहता है, मौर्य वंश के जो मौर्य साम्राज्य है पतन का मुख्य कारण क्या था? मौर्य साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण क्या था? गुप्त साम्राज्य का उदय? नहीं भाई। अशोक की मृत्यु के बाद कमजोर उत्तराधिकारी? दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं, ज़्यादा सुटेबल है। यूनानियों का आक्रमण इतना सुटेबल नहीं है क्योंकि यूनानियों उस समय की बात है ही नहीं। बौद्ध धर्म का प्रचार, इससे क्या फ़र्क पड़ता है भाई? तो हमारा सबसे सुटेबल आंसर क्या हुआ जाके? बी, अशोक की मृत्यु के बाद कमजोर उत्तराधिकारी थे। यही लिखा हुआ है। अशोक की मृत्यु कब हुई थी? 232 ईसा पूर्व में, 232 ईसा पूर्व में। और जितने भी उसके उत्तराधिकारी थे वो सभी कमज़ोर आए हुए थे। और अशोक, एक भी रीजन ये भी माना जाता है कि अशोक ने क्या किया था? अशोक ने युद्ध नीति छोड़ दी थी। युद्ध नीति त्याग के धम्म की नीति को अपना लिया था। इसका ये भी एक कारण माना जा सकता है। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है? अशोक के बाद मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? दशरथ, बृहद्रथ, कुशल, संप्रति। तो कौन था? ऑप्शन बी, बृहद्रथ। इसकी हत्या, इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने किस वंश की स्थापना की थी? शुंग वंश की स्थापना की। इसी का सेनापति था। 185 ईस्वी में इसने इसकी हत्या कर दी और खुद एक नए वंश की स्थापना की। कौन से? शुंग वंश की। तो ये जो मौर्य वंश का जो काल है, तो अब हम आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश के उत्तरकालीन शासकों में से बिंदुसार, दशरथ, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त। तो कौन सा है? दशरथ। यहाँ दिया दशरथ अशोक के उत्तराधिकारी और मौर्य वंश के उत्तरकालीन शासकों में से एक थे। उन्होंने मगध के कुछ हिस्सों पर भी शासन किया था। क्योंकि मगध जो था, मगध एरिया बहुत ही विस्तृत था। फिर प्रश्न नंबर 4, बृहद्रथ की हत्या किसने की थी? अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में पढ़ा, पुष्यमित्र शुंग ने सत्ता हासिल करने के लिए की थी। शुंग साम्राज्य की स्थापना की। पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की थी। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। अशोक के उत्तराधिकारियों के शासनकाल में मौर्य साम्राज्य का पतन क्यों हुआ? प्रशासनिक अस्थिरता, सैनिक विद्रोह, क्षेत्रीय शासकों के विद्रोह या उपरोक्त सभी? क्या हो सकते हैं? तो इसमें सारे, उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी। देखो, उपरोक्त सभी। अशोक के कमजोर भैया शासक भी थे, प्रशासनिक अस्थिर हो गया था और सैनिक विद्रोह भी हो रहे थे। क्षेत्रीय शासकों ने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी जैसे ही उसकी मृत्यु होती है। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद किस वंश ने सत्ता संभाली? तो किस वंश ने सत्ता संभाली थी? प्रश्न नंबर सी, शुंग वंश ने। पुष्यमित्र शुंग ने इस वंश की स्थापना की थी। मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या करके। फिर आता है प्रश्न नंबर 7, अशोक के उत्तराधिकारी किस धर्म के संरक्षक थे? अशोक के धर्म का पूछ रहा है, ये नहीं पूछ रहा है, ठीक है। अशोक के उत्तराधिकारी किस धर्म के संरक्षक थे? प्रश्न नंबर 7 क्या बोल रहा है? तो ये कौन से थे? वैदिक धर्म के। जबकि अशोक ने किस धर्म को अपना लिया था? बौद्ध धर्म को। तो ये देखो लिखा हुआ, वैदिक धर्म के समर्थक थे। बौद्ध धर्म का प्रभाव धीरे धीरे कम होता चला गया। प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है? मौर्य वंश के
वो मौर्य साम्राज्य के उत्तर काल में कौन सी बाहरी शक्तियां भारत में प्रवेश कर रही थी? उत्तर काल में जब मौर्य वंश खत्म हो रहा था, ठीक है, धीरे धीरे डिक्लाइन हो रहा था, तो उस समय कौन सी शक्तियां भारत में प्रवेश कर रही थी? प्रश्न नंबर 8 क्या कहता है? तो कौन सी शक्तियां? यूनानी शक्तियां। कौन सी? यूनानी शक्तियां। यूनानी यवन भी कहते हैं, इसीलिए जो यूनानी शासक डेमेट्रियस और मिनांडर भारत में प्रवेश कर रहे थे, उस उत्तर पश्चिम क्षेत्र पर कब्जा कर रहे थे। कौन कौन से? डेमेट्रियस एंड मिनांडर। प्रश्न नंबर 9, अशोक के उत्तर काल में मौर्य साम्राज्य का कौन सा क्षेत्र सबसे पहले स्वतंत्र हुआ था? अशोक के उत्तर काल में जब अशोक खत्म हो गया, जब मर गया, उसके बाद कौन सा क्षेत्र सबसे पहले स्वतंत्र हुआ था? तो कौन सा सबसे पहले क्षेत्र स्वतंत्र हुआ था? उत्तर पश्चिमी प्रदेश। उत्तर पश्चिमी प्रदेश सबसे पहले हो गया था स्वतंत्र हुआ, क्योंकि उसका प्रशासन कमजोर पड़ गया था। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 क्या कहता है? मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद वैदिक धर्म के पुनरुत्थान में किस वंश की ने भूमिका निभाई थी? किस वंश ने वैदिक धर्म के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? कब? अशोक के पतन के बाद। तो प्रश्न नंबर आंसर क्या हो जाएगा? शुंग वंश। उसके बाद कौन सा वंश आया था? शुंग वंश, तो वही तो सबसे ज़्यादा काम करेगा, तो आंसर शुंग वंश। ये देखो लिखा हुआ है, इसकी व्याख्या भी शॉर्टकट में लिखी हुई है। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य का विभाजन मुख्यतः किस कारण हुआ था? प्रशासनिक केंद्रीकरण की कमी के कारण, विदेशी आक्रमण के कारण, उत्तराधिकारियों की कमजोरी के कारण, या उपरोक्त सभी? क्या हो सकता है? उपरोक्त सभी। देखो जब सभी ऑप्शन दिए हुए तो ये भी कमी थी, विदेशी आक्रमण भी हो रहे थे, और सबसे सूटेबल कौन सा है? उत्तराधिकारियों की कमजोरी। तो यहाँ पे ऑप्शन जो सभी है तो सभी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन मौर्य साम्राज्य के अंतिम समय का एक बाहरी खतरा था? मौर्य साम्राज्य के बाहरी खतरा कौन सा था? मौर्य साम्राज्य में अंतिम समय बाहरी खतरा कौन था भाई? यूनानी थे। यवन प्रिय ग्रीक यूनानी थे। अब हम देखते हैं जो RO में PYQ आए हुए क्वेश्चंस के बारे में। प्रश्न नंबर 1, मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद भारत में सबसे पहले कौन सा राजवंश सत्ता में आया था? मौर्य वंश के पतन के बाद कौन आया था? शुंग वंश। कौन सा आया था? शुंग वंश। ठीक, शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग ने किस धार्मिक परंपरा का समर्थन किया था? किस धार्मिक परंपरा का समर्थन किया था? तो वैदिक धर्म। किस धर्म का? वैदिक धर्म का। मतलब ये लास्ट क्वेश्चन में पढ़ के आए हैं। प्रश्न नंबर 3, शुंग वंश के समय किस यवन शासक मतलब ग्रीक, वही जो थे यूनानी शासक ने भारत में आक्रमण? डेमेट्रियस, मिनांडर, या सेल्यूकस, या कनिष्क? किसने किया था? तो डेमेट्रियस ने। किसने? डेमेट्रियस। शुंग काल में बैक्ट्रियन ग्रीस शासक डेमेट्रियस ने भारत पर उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों पर आक्रमण किया और कब्जा करना स्टार्ट कर दिया था। प्रश्न नंबर 5, किस वंश के शासकों ने पहली बार ब्राह्मी लिपि में लेखन कार्य शुरू किया था? किस वंश के शासकों ने पहली बार ब्राह्मी लिपि में लेखन कार्य शुरू किया था? तो प्रश्न नंबर 5 का आंसर क्या होगा? जाके सी मतलब सातवाहन। सातवाहन। सातों ने ब्राह्मी लिपि प्राकृत भाषा का व्यापक प्रयोग किया था। प्रश्न नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिलिंद पन्हो ग्रंथ में किस ग्रीक राजा और बौद्ध भिक्षु के संवाद का वर्णन है? ग्रीक राजा और बौद्ध भिक्षु के संवाद का वर्णन है। ये मिनांडर को ही तो नागसेन ने बौद्ध धर्म की शिक्षा दी थी भाई। मिनांडर को ही तो नागसेन ने बौद्ध धर्म की शिक्षा दी थी। प्रश्न नंबर 7, मौर्य और गुप्त काल के बीच कौन सा वंश उत्तर भारत में सबसे प्रभावी था? मौर्य और गुप्त काल के बीच में सबसे शक्तिशाली कौन सा था? सबसे शक्तिशाली हमारा कुषाण शासक था। कुषाण वंश। ठीक, क्योंकि इसी का कोई एक शासक था कनिष्क। इसी का शासक एक था कनिष्क, सबसे शक्तिशाली। प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है? कौन सा स्थल शकों और कुषाणों के शासन से जुड़ा है? कौन सा ऐसा स्थल है जो शकों और कुषाणों के शासन से जुड़ा हुआ? सांची, मथुरा, नालंदा, तक्षशिला। कौन सा है? मथुरा। प्रश्न नंबर आंसर बी होगा। जाके प्रश्न नंबर 8 का आंसर बी होगा, मथुरा। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। किस वंश ने पहली बार स्वर्ण मुद्रा, सोने के सिक्के जारी किए थे? किस वंश ने सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए थे? तो वो कौन से थे भाई? कुषाण। कौन से थे? कुषाण थे। ये लिखा हुआ है। कुषाण शासकों ने विशेष रूप से कनिष्क ने पहली बार सोने की मुद्राएं जारी की, जिन्हें ग्रीक और भारतीय कला का संयोजन दिखाई देता है। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान कनिष्क के दरबार में आया था? कौन सा विद्वान कनिष्क के दरबार में था? कौन सा था कनिष्क के दरबार में? प्रश्न नंबर 7 का आंसर होगा चरक, जिसने क्या लिखी है? चरक संहिता लिखी है।
प्रश्न नंबर 11, मौर्य और गुप्त के बीच भारत में सबसे प्रमुख व्यापार मार्ग कौन सा था? मौर्य और गुप्त के बीच भारत में सबसे प्रमुख मार्ग कौन सा था? व्यापार मार्ग कौन सा था? तो रेशम मार्ग। कौन सा था? रेशम मार्ग, जिस पे कनिष्क ने अधिकार कर लिया था। प्रश्न नंबर 12 क्या कहता है? किस वंश ने मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद पाटलिपुत्र पर शासन किया था? पाटलिपुत्र पर शासन किसने किया था मौर्य वंश के पतन के बाद? तो वो कौन से थे? शुंग वंश। किसने थे? पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था इसने अपनी। प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। इसमें बोला गया है निम्नलिखित में से किस युग में कनिष्क ने चौथी बौद्ध संगीत का आयोजन किया था? कनिष्क ने चौथी बौद्ध संगीत का आयोजन किस युग में किया था? आप लोगों को बताना है। चौथी बौद्ध संगीत का आयोजन किस युग में किया गया था? तो मौर्य काल में, कुषाण काल में, शुंग काल में, ये सातवाहन काल में। तो कनिष्क किस वंश से संबंधित था? तो कनिष्क था कुषाण। तो कनिष्क ने 78 ईस्वी में चौथी बौद्ध संगीत का आयोजन किया था। कनिष्क ने कब किया था? 78 ईस्वी में चौथी बौद्ध संगीत का आयोजन किया था। फिर देखते हैं प्रश्न नंबर 15 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 15 क्या कह रहा है? कार्ले की गुफाएं किस वंश के संरक्षण में बनी थी? कार्ले की गुफाएं किस वंश के संरक्षण में बनी थी? तो कार्ले की गुफाएं शुंग वंश, सातवाहन वंश, कुषाण वंश या शक वंश? तो कार्ले की गुफाएं सातवाहन वंश के संरक्षण में बनी थी। सातवाहन महाराष्ट्र में स्थित कार्ले की गुफाएं कहाँ पे हैं? महाराष्ट्र में है। सातवाहन वंश के संरक्षण में बनी हुई थी। प्रश्न नंबर 15, मौर्य गुप्त काल के बीच किस शासक ने विक्रम संवत की शुरुआत की थी? मौर्य काल और गुप्त काल के बीच किस शासक ने विक्रम संवत की शुरुआत की थी? तो विक्रम संवत की शुरुआत करने वाला शासक कौन है? विक्रमादित्य। कौन है? विक्रमादित्य। विक्रमादित्य ने 57 ईसा पूर्व में विक्रम संवत की शुरुआत की थी। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन देखते हैं स्टेटमेंट बेस्ड। प्रश्न नंबर 1, कौन सा विक्रमादित्य और शक संवत के आरंभ से जुड़ा हुआ है? कौन सा वंश विक्रमादित्य और शक संवत के आरंभ से जुड़ा हुआ है? तो वो कौन सा वंश है? शक वंश। कौन सा वंश है? शक वंश है। शक संवत की शुरुआत 78 ईस्वी में कुषाण शासक कनिष्क के समय हुई थी। विक्रमादित्य ने 57 ईसा पूर्व में विक्रम संवत की शुरुआत की थी। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है? किस वंश ने भारत में सबसे पहले दक्षिण पश्चिम एशिया के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित किए थे? तो किसने स्थापित किए थे? प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है? तो सातवाहन। किसने किए थे? सातवाहनों ने। सातवाहन वंश ने समुद्री व्यापार के माध्यम से दक्षिण पूर्व एशिया के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित किए थे। उनकी बंदरगाहें जैसे सोपारा और बुरहान क्या थे? ये इनके पोर्ट थे। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वंश के शासनकाल में पहली बार अवश्यवेद मतलब घोड़ों की बलि का जो अवश्यवेद होता था, घोड़ों की बलि की प्रथा जो थी, आयोजन किया जाता था? तो आप लोग देखें, मौर्य वंश, शुंग वंश, सातवाहन वंश, कुषाण वंश। तो सही आंसर क्या होगा प्रश्न नंबर 3 का? बी वाला शुंग वंश। पुष्यमित्र शुंग ने किसने आयोजन किया था सबसे पहले? पुष्यमित्र शुंग ने किया था, जो वैदिक परंपरा को पुनर्जीवित करने का प्रयास था। प्रश्न नंबर 4, नागार्जुनकोंडा और अमरावती के बौद्ध स्थलों का विकास किस वंश के संरक्षण में हुआ था? कोशिश करें आप लोग। शुंग वंश, सातवाहन वंश, कुषाण वंश या शक वंश? 5 सेकेंड है।
तो आंसर बी होगा, इसका क्या होगा, सातवाहन वंश, आंसर बी। सातवाहन वंश ने बौद्ध धर्म के संरक्षण में नागार्जुनकोंडा और अमरावती के बौद्ध स्थलों का विकास किया था। प्रश्न नंबर 5, ग्रीक शासक मिनांडर ने किस बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म की शिक्षा ली थी? ये क्वेश्चन आ चुका है बट ऐसे नहीं था, तो कौन था वो, नागार्जुन। मिलिंद पन्हो नामक बुक में इनकी वार्ताओं की चर्चा की गई है, किसमें, मिलिंद पन्हो, ठीक है, नागार्जुन और मिनांडर की वार्ताओं की चर्चा की गई है। प्रश्न नंबर 6 क्या कहता है, कौन सा वंश सांची स्तूप और भरहुत स्तूप के निर्माण और विस्तार से जुड़ा हुआ है? कौन सा वंश सांची स्तूप और भरहुत स्तूप के निर्माण और विस्तार से जुड़ा हुआ है? मौर्य वंश, शुंग वंश, सातवाहन वंश या कुषाण वंश? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, शुंग वंश। मौर्य साम्राज्य के दौरान सांची और भरहुत स्तूपों का विस्तार और सजावट की थी शुंग वंश ने। प्रश्न नंबर 7, मौर्य और गुप्त काल के बीच किस वंश ने क्षत्रप प्रणाली की शुरुआत की थी? क्षत्रप प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? शुंग वंश, कुषाण वंश, शक वंश, सातवाहन वंश? तो वो कौन से हैं? प्रश्न नंबर 7 का आंसर सी हो जाएगा, शक वंश। एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 8, किस वंश के शासन काल में कश्मीरी गांधार शैली का विकास हुआ था? किस वंश के शासन काल में कश्मीरी गांधार शैली का विकास हुआ था? वो शुंग काल था या कुषाण, सातवाहन या शक वंश? तो प्रश्न नंबर 8 का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी, कुषाण वंश, कुषाण वंश। प्रश्न नंबर 9, किस शासक ने चौथी बौद्ध संगीत का आयोजन किया था? तो चौथी बौद्ध संगीत का आयोजन किसने किया था? एकदम से रटा होना चाहिए, कनिष्क ने। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कुषाण वंश के शासन काल में लिखा गया था? कुषाण वंश के शासन काल में कौन सा लिखा गया था? चरक संहिता, और लेखक कौन है? चरक। रुद्रदामन, प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा है? रुद्रदामन का जुड़वा किस अभिलेख से है? रुद्रदामन का जुड़ाव कनेक्शन किस अभिलेख से पाया जाता है? एलोरा अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख, मथुरा अभिलेख, सांची अभिलेख? तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी, मतलब जूनागढ़ अभिलेख। रुद्रदामन के शासनकाल का है। वहीं प्रश्न नंबर 12 देखते हैं, मौर्य और गुप्त काल के बीच भारत में सबसे बड़ा सांस्कृतिक प्रभाव किसका था? सांस्कृतिक प्रभाव किसका था? तो वो कौन था? शक या कुषाण, सातवाहन या शुंग, पल्लव या चोल, हूण या यवन? तो वो कौन थे? शक और कुषाण। ऑप्शन ए ही सही है। प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 क्या कहता है? उज्जैन किस वंश की राजधानी थी? उज्जैन किस वंश की राजधानी थी? तो ये किसकी थी? शक वंश की। उज्जैन किसकी राजधानी थी? शक वंश की राजधानी थी। प्रश्न नंबर 14 देखते हैं, किस वंश ने दक्षिण भारत में प्राकृत भाषा का व्यापक प्रयोग किया था? सबसे ज़्यादा किसी ने अगर प्राकृत भाषा का प्रयोग किया है तो वो कौन सा वंश था? सातवाहन वंश। वो कौन सा वंश था? सातवाहन वंश ने सबसे ज़्यादा दक्षिण भारत में प्राकृत भाषा का विस्तार किया है या उपयोग किया है, सातवाहन ने। प्रश्न नंबर 15, मौर्य और गुप्त काल के बीच भारत में किस वंश ने धातु मुद्राएं चलाई थी? धातु मुद्राएं किसने चलाई थी? सबसे ज़्यादा कुषाणों ने, कुषाण वंश ने। कुषाण ने सोने, चांदी और तांबे की मुद्राएं जारी की थी, जिस पर ग्रीक और भारतीय प्रभाव देखा जा सकता है। अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 1, कथन 1 क्या कहता है? पुष्यमित्र शुंग ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार को बढ़ावा दिया। पुष्यमित्र शुंग ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार को बढ़ावा दिया। इसको ये तो फॉलो ही नहीं करता था, क्योंकि ये किस धर्म को फॉलो करता था? पुष्यमित्र शुंग
वैदिक धर्म को, किसको? वैदिक धर्म को फॉलो करता था। तो पहला तो ऑप्शन गलत हो गया। शुंग वंश के दौरान अश्वमेध यज्ञ का आयोजन हुआ। शुंग वंश के दौरान यज्ञ का, ये तो बात सही है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, केवल दूसरा सही, बी। पुष्यमित्र शुंग वैदिक धर्म को बढ़ावा दिया और अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। इसने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन तो किया था पर बौद्ध धर्म को नहीं, जबकि वैदिक धर्म को बढ़ावा दिया था। प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है? कथन 1, सातवाहन वंश ने भारत में रेशम मार्ग को बढ़ावा दिया। सातवाहन वंश ने भारत में रेशम मार्ग को बढ़ावा दिया। ऑप्शन कथन 2 क्या कह रहा है? सातवाहन शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी ने शक राजाओं को हराया। सातवाहन शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी ने शक राजाओं को हराया, ये बात भी सही है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही हैं। प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है? गांधार कथन 1, गांधार शैली ग्रीक और भारतीय कला का सम्मिश्रण थी। गांधार शैली ग्रीक और भारतीय कला का सम्मिश्रण थी, पहला ऑप्शन। कथन 2 में पढ़ते हैं, गांधार शैली का विकास मुख्यतः कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। विकास तो सही है, दोनों ऑप्शन सही होंगे, तो ऑप्शन सी सही होगा। तो क्या होगा इसका? ऑप्शन सी होगा सही। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। कथन 1 क्या कह रहा है? शक शासकों ने उज्जैन को अपनी राजधानी बनाया। ये हम पढ़ चुके हैं, उज्जैन को अपनी राजधानी बनाया। शकों ने भारत में क्षत्रप प्रणाली लागू की। क्षत्रप प्रणाली भी किसने लागू की थी? शकों ने। तो ऑप्शन सी सही होगा। कथन 5, कथन 1 क्या कह रहा है? मिनांडर यानी कि मिलिंद ने नागसेन के साथ बौद्ध धर्म पर चर्चा की, क्योंकि इनकी पुस्तक जो है मिलिंद पन्हों में नागसेन और मिनांडर की वार्ताओं की चर्चा की गई है। तो प्रश्न नंबर 5 क्या कहता है? मिनांडर जो है यह मिलिंद ने नागसेन के साथ बौद्ध धर्म पर चर्चा की। सही है। मिनांडर ने बौद्ध धर्म स्वीकार नहीं किया। नहीं भैया, इसने तो स्वीकार कर लिया था, उससे ही तो शिक्षा ली थी नागसेन से। तो पहला तो सही है, दूसरा गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत। तो आंसर ए ओनली 1। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। कनिष्क कथन 1 क्या कह रहा है? कनिष्क ने चौथी बौद्ध संगीत का आयोजन किया। कब किया था? 78 ईस्वी में। सही है। यह संगीत कश्मीर के कुंडल वन में आयोजित की गई थी। ये भी बात सही है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7, कथन 1 क्या कह रहा है? सातवाहन वंश ने प्राकृत भाषा को संरक्षण दिया। अभी पढ़े हैं, तो पहला ऑप्शन तो सही हो जाएगा। वहीं कथन दूसरा क्या कह रहा है? सातवाहन वंश ने समुद्री व्यापार को भी बढ़ावा दिया। ये भी बात सही है, तो दोनों ऑप्शन सही होंगे। तो कथन सी क्या कह रहा है? कथन दोनों सही हैं, तो ऑप्शन सी है। प्रश्न नंबर 8, शुंग वंश के कथन 1 क्या कह रहा है? शुंग वंश के समय में भारत में कला और वास्तुकला में गिरावट आई। तो क्या हुआ? कला और वास्तुकला में गिरावट आई। ऐसा तो कुछ था नहीं, ऐसा तो था नहीं। तो कथन दूसरा देखते हैं। भरहुत और सांची स्तूपों का निर्माण शुंग वंश के संरक्षण में हुआ था। ये बात तो पता होनी चाहिए क्लियर। तो ऑप्शन बी, केवल दूसरा आंसर सही है। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। तो कथन 1 क्या कहता है? कुषाण शासक कनिष्क ने भारतीय चिकित्सा ग्रंथ चरक संहिता, जो चरक द्वारा लिखा गया है, को संरक्षण दिया था। बिल्कुल बात सही है। कनिष्क के समय गांधार शैली का विकास हुआ। ये भी बात सही है, तो ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न नंबर 10, कथन 1 क्या कह रहा है? कुषाण काल में सोने और चांदी के सिक्कों का प्रचलन हुआ। सोने और चांदी के सिक्कों का प्रचलन कुषाण काल में हुआ। ये बात बिल्कुल सही है। कथन 2, कुषाण वंश ने भारत और चीन के बीच व्यापार को बढ़ावा दिया। ये भी बात सही है, तो ऑप्शन सी होगा सही। प्रश्न नंबर 11 और संभवतः यह लास्ट क्वेश्चन होगा इस वीडियो का। तो कथन 1 क्या कहता है? शक शासक रुद्रदामन ने संस्कृत भाषा में एक अभिलेख लिखा। शक शासक रुद्रदामन ने संस्कृत भाषा में एक अभिलेख लिखा। बात तो सही है, तो हम ऑप्शन
कथन दूसरा देखते हैं। यह अभिलेख गिरनार यानी कि जूनागढ़ में स्थित है। कहाँ स्थित है? जूनागढ़ में। भी बात सही, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, दोनों सही है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और अगर आने वाली अपकमिंग वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।